वेलकम टू एजुकेटर्स क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10 की सीरीज। साइंस पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिस्ट्री का नाम लेते ही बच्चों को पसीने आ जाते हैं। सर केमिस्ट्री डर लगता है, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? अरे हम हैं, समझ जाओगे, पढ़ लोगे। ठीक है, हमसे पढ़ो जरूर समझ में आएगा। चलो, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम? केमिस्ट्री, व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो यार, ऐसा है कि लाइफ में कहीं भी जाओगे ना, तो कोई भी जॉब करोगे, सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है, सपोज करो डिजाइनिंग जॉब है, तो वहां पे आपको मटेरियल के बारे में पढ़ना पड़ता है। ऐसी कई जॉब्स हैं जहाँ मटेरियल के बारे में पढ़ना पड़ता है, अलॉय के बारे में पढ़ना पड़ता है, मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल्स होता है, नई चीजें बनाना होती है, तो वहां पे केमिकल्स काम में आते हैं। देखो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब कोई ना कोई केमिकल से बनी हुई है। मेरे हाथ का मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ वो कैमरा है, क्लॉथ्स हैं, सब कुछ केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, इवन कपड़ों की डाई केमिकल है। ठीक है, तो केमिकल के बारे में केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना है, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने में, अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, एनसीईआरटी खोलोगे, फर्स्ट पेज निकालोगे, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जैसे स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटी आपको पढ़ाने से पहले पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, उसने शूट कर दिए 6 क्वेश्चन आपसे पहले ही पैराग्राफ के अंदर। क्या है वो 6 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रहा है आपसे, व्हाट हैपन इफ, और फिर 6 क्वेश्चन दिए में पहला दिया हुआ है व्हाट हैपन इफ मिल्क इज लेफ्ट ओपन ड्यूरिंग समर। मिल्क को हम समर में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? अभी क्वेश्चन तो अच्छा है, मिल्क फट जाएगा, दूध फट जाएगा। यहाँ क्यों पूछा है हमसे? क्योंकि मिल्क का फटना, दूध का फटना इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जस्ट उसके नीचे अगला क्या दिया है? आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर आयरन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा, मतलब लोहा यदि पानी वाली जगह में एक्सपोज होगा, तो क्या होगा? लोहे के साथ में लोहे को जंग लग जाएगा। तो लोहे को जंग लगना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड दिया है हमें ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूर का फर्मेंटेशन। अंगूर बेटा होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को फर्मेंटेट करोगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगी। ग्रेप्स को फर्मेंटेट करने से वाइन बनती है। ठीक है, वाइन बहुत सारे बच्चे समझते हैं, समझदार हैं। ठीक है, अगर वाइन आपको बनते हुए देखनी है तो कभी किसी का नासिक जाना हो, तो नासिक में सुला वाइन फैक्ट्री है, वो लोग परमिट करते हैं, एक पास लेना पड़ता है वहाँ पे। उस पास को लेके आप अंदर जाके देख सकते हैं किस टाइप से वाइन बनती है। इवन आपको टेस्ट भी कराते हैं वहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन पीने का तरीका भी बताते हैं। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं उसे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ हमें दिया है फूड कुक्ड, खाना पकता है। तो खाना भी जो पकता है, हम कच्चा खाना नहीं खाते हैं, खाना जो पकता है वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। फिर खाने से रिलेटेड ही अगले 2 टॉपिक और दिए हैं हमें। क्या दिया है हमें? फूड डाइजेस्टेड, खाने का डाइजेस्ट होना। तो खाना डाइजेस्ट होने का मतलब क्या होता है बच्चों? हम खाना खाते हैं तो खाने में जो हम चीजें खाते हैं उनमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्टोज, तो इन सब चीजों का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेकडाउन होना, डाइजेशन। एंड देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब इन खाने से ऑक्सीजन से इनकी रिएक्शन होती है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी का रिलीज होना, इसको रेस्पिरेशन। हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन जो हमारे खाने से रिएक्शन करती है तो हमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में आपको दी थी, आप पढ़ाते से पहले इनको समझ जाएंगे, देन बाकी चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ऐसे और भी फिनोमिना है नेचर के अंदर जो हमें केमिकल रिएक्शन के होने की बातें करते हैं, जैसे कि कर्ड का बनना। हमारे यहाँ जो कर्ड बनता है, दिस इज आल्सो फर्मेंटेशन, वो भी एक तरह फर्मेंटेशन रिएक्शन है। कंबशन की बात करें, कंबशन मतलब कोई भी चीज का जलना, ऑक्सीजन के साथ जलना, इसको कंबशन। कंबशन के अंदर भी जैसे पेट्रोल कंबशन है, हम कागज को जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, दैट आर आल्सो केमिकल रिएक्शंस। वहां पे एनर्जी लिबरेट होती है और CO2 लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये सब नेचर के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब आप हम बात करेंगे सर केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हैं, हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन कौन सी है? ठीक है, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो हम यहाँ केमिकल रिएक्शंस का पता कैसे करेंगे कि सर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? तो देखो, केमिकल रिएक्शन होने के 4 सबूत मिलते हैं हमें। पहला, या तो स्टेट चेंज हो जाएगी, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है उसकी, या उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या फिर उसके अंदर गैस इवॉल्व होगी, गैस इवॉल्व हो जाएगी उसके अंदर। तो इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में एग्जांपल्स आप देखना चाहें तो एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, आयरन की रस्टिंग की हमने इक्वेशन लिखी है। सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिससे हमें खाना मिलता है। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ या लिख के बताना चाहूँ
तो फॉर एग्जांपल ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं बोलता रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन में क्या लिखता हूँ मैं, रिएक्शन में लिखता कि देखिए सर CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फिर मैं बताता इट फॉर्म्ड द कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज एनर्जी। तो इतना बड़ा लिखने की जगह हम इस पूरी केमिकल रिएक्शन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। उस मैथमेटिकल इक्वेशन को, किसी रिएक्शन की मैथमेटिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन जो है, ठीक, ये केमिकल इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो इसके पास एक तरीका बस लिखने का ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और फिर यहां पे इसका प्रोडक्ट लिख दिया हमने, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है इसका, समझ गए। या फिर हमने लिखा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसने दिया हमें अमोनिया, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, बट इसको हम और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, मतलब जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, इनको हम सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन हमें लिखने तो हम N2 लिख देंगे, हाइड्रोजन के लिए H2 लिख देंगे, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये अमोनिया, ठीक है। तो ये बन गई केमिकल रिएक्शन का वो सिंपल फॉर्म, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन के बाद जस्ट अगला टॉपिक पढ़ने के पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन में एक लॉ लगता है, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्शन के पहले जितना मास आपने लिया है, रिएक्शन के बाद में उतना ही मास आपको मिलेगा, है ना। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना पहले होगा उतना ही बाद में भी होगा। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2, टोटल मास जितना यहाँ पर M1 है, तो यहाँ पर हमें कितना मास मिलेगा, M1 ही मास मिलेगा। तो ये रिएक्शन के अंदर मास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम तराजू लेके नहीं बैठते कि हमने N2 कितने ग्राम लिया, H2 कितने ग्राम लिया। यहाँ हम लेते हैं इनके मोल्स, कितने मोल लिए, इसके कितने मोल लिए, इसके कितने मोल लिए, ठीक है। जनरल इक्वेशन इसकी जो होती है N2 प्लस 3H2 से 2 अमोनिया बनता है, ठीक है। तो तब जब आप बात करते हैं कि अब हमें मास बैलेंस करना है, तो जो वर्ड बैलेंस, वहीं से हमारा अगला टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जब हमने इक्वेशन सिर्फ इतनी लिखी थी, ये वाली, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन रिएक्शन। ये हमारी कौन सी है, ये है स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन रिएक्शन, अब जो भी स्केलेटन रिएक्शन होती है उसे हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। हम रिएक्शंस को बैलेंस करके ही लिखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास आयरन प्लस वाटर, Fe जो है आयरन का सिंबल है, प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम देखें, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे Fe का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Fe के 3 मॉलिक्यूल है। देन ऑक्सीजन यहाँ पे ओनली 1 है, ऑक्सीजन 4 है। H2 अभी बैलेंस दिख रहा है अपने को, बाकी चीजें बैलेंस नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंसिंग होती है उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, वो स्टेप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं बाय एन एग्जांपल। इसी एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास, वही वाले जो हम देख रहे थे, आयरन प्लस वाटर गिव Fe3O4 प्लस H2। अब पहली स्टेप जो होती है इसको देखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं या ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा आइटम है। सबसे ज्यादा आइटम आपको किसके अंदर दिख रहा है, अभी Fe3O4 के अंदर। सबसे पहले हमने उसको मार्क किया कि Fe3O4 को लेना है, ठीक है। देन उसके अंदर भी देखते हैं Fe3O4 में 2 अगर एटम दिख रहे हैं हमें, एक Fe है एलिमेंट है, एक O एलिमेंट है। किसके एटम ज्यादा है, तो O के एटम सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम O को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे कि रिएक्टेंट पार्ट में कितने O हैं और प्रोडक्ट पार्ट में कितने O हैं, ठीक है। ये एक टेबल आ गया हमारे सामने। इस टेबल में हम देखें, हमने पहले क्या लिखा है कि रिएक्टेंट पार्ट जो है हमारे पास, ठीक है, उसमें केवल
एक ऑक्सीजन है जो कि काय के अंदर है, H2O के अंदर है, और जो प्रोडक्ट पार्ट है उसके अंदर 4 ऑक्सीजन है जो कि Fe3O4 के अंदर है। तो प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो हम रिएक्टेंट वाले पार्ट में 4 से N2 करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो सके। ठीक है, देखिए ये बैलेंस हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है, 4 इधर 4 उधर हो चुका है, लेकिन 4 से बैलेंस करने से अब नई रिएक्शन क्या बनी, जहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल 4 हो गए हैं। अब H2O के मॉलिक्यूल 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया है, अब बैलेंस नहीं है। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट पार्ट में ये बॉक्स बना हुआ है, रिएक्टेंट पार्ट में कितने हैं, 4 2 8 है, और प्रोडक्ट पार्ट में कितना हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट पार्ट में केवल 2 हाइड्रोजन है। तो इस साइड 8 है, उधर 2 है, उसे 8 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से हमने इनटू कर दिया उसके अंदर। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, लास्ट क्या बचा हमारे पास, आयरन, लास्ट आयरन बचा हमारे पास। तो अब आयरन को बैलेंस करने के लिए, Fe को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि Fe कितने हैं, यहाँ पे Fe3 है प्रोडक्ट साइड में, लेकिन रिएक्टेंट साइड में केवल एक ही Fe है, तो हम उसके अंदर 3 से इनटू कर देंगे। ये फाइनल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ये बैलेंस इक्वेशन आप चेक कर लेंगे कि जितने Fe रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। बैलेंसिंग तो हमने कर दी है, ठीक है, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना, केमिकल इक्वेशन हम इसलिए लिखते हैं ताकि केमिकल इक्वेशन को देख के वहां हो रही रिएक्शन का हम अंदाजा लगा सके कि वो रिएक्शन कैसी है, किस टाइप से होगी, यदि हमें करना तो हम कैसे करवाएंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड करना होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। जैसे पहली चीज है फिजिकल स्टेट, ठीक है, जो भी आपने रिएक्टेंट लिए हैं, जो प्रोडक्ट बने हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के लिए कुछ नोशंस हैं जो हम डिफाइन करते हैं पहले से। सॉलिड के लिए हम S कहेंगे, चार्ट है हमारे पास, सॉलिड के लिए S रहेगा, लिक्विड के लिए L रहेगा, ठीक है, गैस के लिए G रहेगा, एक्वस के लिए AQ लिखना है हमें स्मॉल में ही। एक्वस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में हमने नमक डाल दिया NaCl, तो यदि हम किसी रिएक्शन में NaCl एज अ वाटर में डाइल्यूटेड फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम NaCl के नीचे क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वहां सिर्फ कॉपर सल्फेट नहीं, यदि उसमें पानी मिला के ले रहे हैं हम, तो CuSO4 एक्वस लिखा जाएगा उसको, राइट। यदि कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए एरो अपसाइड एरो रहेगा, यदि प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसके लिए डाउन साइड एरो रहेगा, ठीक है। ये कुछ नोशंस हमें हमारे इक्वेशन के साथ में लगा। और लास्ट चीज, इतना भी होने के बाद एक चीज और ऐड करना होती है हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें, वो क्या है, लास्ट कुछ चीजें हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है, किस प्रेशर पे हो रही है, ठीक है, और कोई कैटलिस्ट हमने यूज किया है क्या। कई बार रिएक्शन के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है। तो ये सारा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कौन कौन सी हमें पढ़नी है, केमिकल इक्वेशन क्या है, किसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, पार्ट 2 पे जाने से पहले आप लोग पार्ट 1 में जितना भी पढ़ाया है वो NCERT से देख लें, उसकी जो बीच की जो इंडेक्स एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर लें। यदि कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी बात अभी हमारी समझ नहीं आई है, या बुक से पढ़ने के बाद कोई चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ हमें समझ नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 को अच्छी तरह से समझ लें तो बेटर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।